प्रोडक्टिविटी जो हमने पिछले वीडियो में खत्म किया था, उसके बाद में जो इकोसिस्टम का नेक्स्ट फंक्शन हमें पढ़ना है वो है एनर्जी फ्लो। जो भी बायोमास या फिर एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में या पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है, वो कभी भी उस ऑर्गेनिज्म में हमेशा के लिए ट्रैप नहीं रहता। एनर्जी हमेशा एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मूव करती है। अब ये ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी कैसे जाएगी? जब वो एक दूसरे को फीड करते हैं। मान लो एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड किया, उसको खा लिया, तो जो एनर्जी पहले वाले ऑर्गेनिज्म में थी वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे बकरी घास को खाती है तो घास के अंदर जो भी एनर्जी है वो बकरी में चली गई। इस बकरी को अगर शेर खाता है तो शेर के अंदर में बकरी की एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। इसी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं एनर्जी फ्लो। तो मतलब इकोसिस्टम में किसी भी लेवल पे या किसी भी ऑर्गेनिज्म में एनर्जी या बायोमास हमेशा के लिए ट्रैप नहीं रहता, वो एक लेवल से दूसरे लेवल में हमेशा मूव करता है। तो हमारे टॉपिक का नाम है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में एनर्जी कैसे फ्लो करती है। तो एनर्जी एट अ पर्टिकुलर लेवल, किसी भी पर्टिकुलर लेवल में इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, इज नॉट परमानेंटली ट्रैप्ड, नॉट परमानेंटली ट्रैप्ड, बट इज पास्ड ऑन टू नेक्स्ट हायर लेवल्स। बट इज, ये पास होती है टू नेक्स्ट और हायर लेवल्स, नेक्स्ट हायर लेवल्स थ्रू फीडिंग रिलेशन। इनके बीच में जो एनर्जी का पास होता है वो कैसे होती है? थ्रू फीडिंग रिलेशन। एक दूसरे के साथ में वो फीडिंग रिलेशन किस तरह का एग्जिस्ट करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, उसके बिहाफ पे एनर्जी एक लेवल से हायर लेवल पे ट्रांसफर होती है। अब ये जो सीक्वेंस बनती है भाई, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे को खाएगा, तो एक लीनियर चेन बनेगी या एक लीनियर सीक्वेंस बनेगी ऑर्गेनिज्म की, जो एक दूसरे को खाते हुए जाएंगे या फिर फीडिंग रिलेशन के थ्रू एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। इसी सीक्वेंस को या इसी चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं फूड चेन। तो फूड चेन एक ऐसी लीनियर सीक्वेंस है जहां पे हर एक हायर लेवल वाला ऑर्गेनिज्म अपने नीचे वाले लेवल के ऑर्गेनिज्म को फीड कर रहा होता है। सो हमें यहां पे टॉपिक पढ़ना है फूड चेन। फूड चेन है क्या? अ सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ, एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है ऑफ ऑर्गेनिज्म, जहां पे हर एक हायर लेवल वाला ऑर्गेनिज्म अपने नीचे वाले ऑर्गेनिज्म को फीड करता है। अब हर एक लेवल को हम क्या बुलाएंगे? जैसे मान लीजिए यहां पर एक लेवल है, इसके ऊपर वाला लेवल जो है वो इसको फीड करता है, इसके ऊपर वाला लेवल इसको फीड करता है। यहां पे हम फिल भी कर सकते हैं, एक बहुत कॉमन फूड चेन है प्लांट। प्लांट को खाता है डियर और डियर को खाता है लायन। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं। प्लांट को डियर खा रहा है, डियर एक अलग लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डियर को लायन खा रहा है, लायन उसके भी ऊपर वाला लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हर एक जो लेवल है, इन लेवल को बुलाया जाता है ट्रोफिक लेवल। ये जो हर एक लेवल है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोफिक लेवल। ट्रोफिक लेवल, ये भी एक ट्रोफिक लेवल है, ये भी एक ट्रोफिक लेवल है। ये ट्रोफिक लेवल नंबर 1, ये ट्रोफिक लेवल नंबर 2 और ये ट्रोफिक लेवल नंबर 3। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ट्रोफिक लेवल का नंबर इंक्रीज होता जाएगा, सक्सेसिवली ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। और इसी लीनियर चेन को, ये जो पूरी की पूरी चेन बन रही है, इस लीनियर चेन को क्या नाम मिलता है? फूड चेन। इस पूरी चेन को हम नाम देते हैं फूड चेन। ठीक है, तो फूड चेन के थ्रू ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, एक लेवल से उसके हायर लेवल पे एनर्जी मूव कर रही होती है। अब ये जो भी फूड चेन होती है, यहां पर हमने एक एग्जांपल दिया है आपको फूड चेन का, लेकिन फूड चेन बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। हम टोटल फूड चेन 3 टाइप्स की पढ़ेंगे, लेकिन मेजर टाइप की जो होती हैं वो 2 टाइप्स की फूड चेन हमारे पास में एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर हम फूड चेन की बात करें तो एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन प्लांट से स्टार्ट होती है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपने अंदर में फूड का सिंथेसिस करते हैं, बायोमास बनाते हैं। अच्छा, जो बायोमास बनता है उसको कौन फीड करता है? हर्बीवोर्स फीड करते हैं।
जो कैटल्स होते हैं, जो हर्बीवोर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फीड करते हैं। हर्बीवोर्स को कौन फीड करता है? कार्निवोर्स। तो इस तरह का एक फूड चेन बने जहां पे स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? प्लांट्स से। तो अगर किसी भी फूड चेन की स्टार्टिंग प्लांट्स से हो रही है तो इस तरह के फूड चेन को हम बुलाते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। एक और तरह की फूड चेन है जो कॉमनली हमें पढ़नी है, डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन। अब डेट्राइटस फूड चेन का मतलब है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है। जब भी किसी प्लांट की या एनिमल की डेथ होती है या प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट मटेरियल वो रिलीज करते हैं, जैसे अपने फीकल पैलेट्स की अगर हम बात करें, अपना फूड अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो वो बाहर निकालते हैं, या फिर प्लांट के पत्ते हो गए, ब्रांचेस हो गई, वो नीचे गिरती हैं, तो नीचे गिरने के बाद में वो डिकम्पोज स्टेट में जाती हैं। तो कोई भी प्लांट या एनिमल जिसकी डेथ होती है या फिर उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट ऑर्गेनिक वेस्ट वो निकालते हैं, वो सारी चीजें डिकम्पोज हो रही होती हैं और उन सबको मिलाकर के हम बोलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। इस ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर में भी एक फूड चेन ऑपरेट करती है जिसका नाम है डेट्राइटस फूड चेन। तो डेट्राइटस फूड चेन उस फूड चेन को बोलेंगे जो स्टार्ट होती है डेड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जिसका स्टार्टिंग प्लांट से ना होकर के सड़े गले खाने यानी ऑर्गेनिक मैटर जो सड़ रहा है, जो डीके हो रहा है, उससे अगर स्टार्टिंग होती है किसी फूड चेन की तो उसको बुलाया जाता है डेट्राइटस फूड चेन। एक तीसरे तरह का भी फूड चेन होता है जिसका नाम है पैरासिटिक फूड चेन। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत रेयर टाइप का फूड चेन है, इसमें बहुत कम एनर्जी पास ऑन होती है, स्पेशल केस में ये दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें तो ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन नेचर में मिलने वाली सबसे कॉमन टाइप की फूड चेन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब ग्रेजिंग फूड चेन में किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देंगे? ग्रेजिंग फूड चेन में दो तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। एक होते हैं प्रोड्यूसर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस करके फूड का सिंथेसिस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करवा रहे होते हैं। प्रोड्यूसर के अलावा दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है दे आर कंज्यूमर, यानी कि वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल को फीड करेंगे या दूसरे प्लांट को फीड करेंगे और अपना ऑर्गेनिक मैटर वहां से ऑब्टेन करेंगे। कंज्यूमर खुद भी दो तरह का होता है, बेस्ड ऑन ये प्लांट पे फीड करते हैं या फिर एनिमल पे फीड करते हैं। अगर ये प्लांट पे फीड करते हैं देन इट इज हर्बीवोर, और अगर एनिमल पे फीड करेंगे देन इट इज कार्निवोर। तो ये फूड चेन हो जाएगी ग्रेजिंग फूड चेन। वहीं पर अगर हम बात करें डेट्राइटस फूड चेन में किस तरह के ऑर्गेनिज्म हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे हमें डिकम्पोजर्स देखने को मिलेंगे जो चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, जो चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व होते हैं दे आर डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स का सिंपल सा मतलब होता है फंजाई यहाँ पे प्राइमरली देखने को मिलेगा और बैक्टीरिया देखने को मिलेगा एटसेट्रा। तो ये यहाँ पर डेट्राइटस फूड चेन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए। अब हम बात करते हैं ग्रेजिंग फूड चेन के कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में, क्योंकि नेचर में जो सबसे कॉमन टाइप का फूड चेन है दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन। तो जब भी हमें फूड चेन के बारे में समझना होता है उसकी बेसिक नॉलेज के लिए हम ग्रेजिंग फूड चेन का ही इस्तेमाल करेंगे, ग्रेजिंग फूड चेन के फंक्शनिंग को समझने वाले। तो एक बार एक ग्रेजिंग फूड चेन बनाते हैं और उस ग्रेजिंग फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं, उन ट्रॉफिक लेवल्स में किस तरह के ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं वो समझ लेते हैं। तो किसी भी ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर में सबसे नीचे आते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर का ट्रॉफिक लेवल क्या है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्लांट्स आते हैं। जनरली अगर हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स पे बात करें तो प्लांट्स को इंक्लूड किया जाता है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। प्रोड्यूसर को खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हम सबको कंज्यूमर बोलते हैं, लेकिन कंज्यूमर भी कई तरह के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर सेकेंडरी, सेकेंडरी के ऊपर टर्शरी। तो अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। जो इनका फीडिंग लेवल है, जो इनका ट्रॉफिक लेवल है दैट इज सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। नॉर्मल भाषा में इनको हर्बीवोर एनिमल्स भी बोला जाता है। जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं
वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पर ऑक्यूपाई करते हैं। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे किस तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, हर्बीवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करने वाले हो जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। तो जो एनिमल्स प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करते हैं दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर यानी प्रीडेटर्स या कार्निवोर, जिनका ट्रॉफिक लेवल थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा। इनका ट्रॉफिक लेवल क्या हो जाएगा, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं ये, कार्निवोर की तरह बिहेव कर रहे हैं, कार्निवोर की तरह। कार्निवोर यानी एक ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल को फीड करता है, यानी कि ये प्रीडेटर है। अगर कोई किसी को मार के खाता है कोई एनिमल दूसरे एनिमल को, देन इट इज प्रीडेटर। सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर आता है हमारा टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर, अब टर्शरी कंज्यूमर मतलब जो सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर फीड करता है। इसके ट्रॉफिक लेवल ऑब्वियसली फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा यहाँ पे। और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे टॉप प्रीडेटर्स, ये भी कार्निवोर है क्योंकि ये दूसरे एनिमल को फीड कर रहा है, लेकिन कार्निवोर होने के साथ में ये टॉप प्रीडेटर की कैटेगरी में रखा जाता है। टॉप प्रीडेटर यानी जो जिसका खुद का कोई प्रीडेटर ना हो, मतलब इसके ऊपर कोई लेवल नहीं होगा। तो जो सबसे ऊपर वाला प्रीडेटर होता है, सबसे हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल वाला प्रीडेटर, उसी को अपने बुलाते हैं टॉप प्रीडेटर, टॉप कार्निवोर कहकर बुलाते हैं। तो ये एक जनरल फूड चेन है जहां पे हमने अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स समझे। अब अगर हम बात करें डिफरेंट इकोसिस्टम में, अलग अलग इकोसिस्टम में इन ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स या डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में हमें फाइटोप्लैंक्टॉन्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम पानी की बात करते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। अगर हम टेरेस्ट्रियल एरिया की बात करें तो वहां पर ग्रास हो सकती है, जो घास होती है, जो ट्री होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स जो होते हैं, जो वुडी ट्रीज होते हैं, वो हो सकते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक और प्लांट टाइप आता है जिसको बोलते हैं एल्गी। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स और एल्गी एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमें प्लांट्स का रोल प्ले करेंगे, प्रोड्यूसर का काम करेंगे, जबकि ग्रास और ट्रीज जनरली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का रोल प्ले कर रहे होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर्स कौन होते हैं? हर्बीवोर्स यहाँ पर काऊ हो सकती है, डियर हो सकता है, ग्रास हॉपर एक इंसेक्ट होता है वो हो सकता है। अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाने वाले जू प्लैंक्टन्स, ये भी हर्बीवोर कैटेगरी में आते हैं। ये भी हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल कैटेगरी में ये आ रहे होते हैं। नेक्स्ट उसकी बात करें थर्ड ट्रॉफिक लेवल की, तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में बर्ड, जो बर्ड्स होती हैं जो इंसेक्ट्स को फीड कर रही होती हैं, फिश हो गई जो जू प्लैंक्टन को फीड करेंगी, वुल्फ हो गया जो कैटल्स को, डियर को फीड करेगा। तो ये सारे हमारे पास में थर्ड ट्रॉफिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। टॉप प्रीडेटर की अगर हम बात करें तो टॉप प्रीडेटर में ह्यूमंस आ सकते हैं, ह्यूमंस सबसे टॉप प्रीडेटर होते हैं। लायंस आ सकते हैं, क्रोकोडाइल आ सकते हैं, अगर हम पॉन्ड की या फिर लेक की बात कर रहे हैं, रिवर्स की बात कर रहे हैं तो क्रोकोडाइल आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ईगल आ सकता है, वो भी एक बर्ड है लेकिन टॉप प्रीडेटर के अंदर में काउंट किया जाता है। तो ये अलग अलग इकोसिस्टम में इन ट्रॉफिक लेवल्स पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म फिट बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल दिए, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो सबके आगे आप एटसेट्रा लगा सकते हैं क्योंकि हर किसी के और एग्जाम्पल यहाँ पे सोचे जा सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रॉफिक लेवल यहाँ पर बनाते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जितने भी ग्रेजिंग फूड चेन हम बनाते हैं उसमें 3 या फिर 4 लेवल्स ही मैक्स टू मैक्स बनाए जाते हैं। जब भी हम ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं या फिर आपने कहीं फूड चेन स्टडी की होगी तो उस फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल हम स्टडी करते हैं वो मैक्स टू मैक्स या तो 3 ट्रॉफिक लेवल या फिर 4 ट्रॉफिक लेवल स्टडी करते हैं। 4 भी बहुत रेयरली किसी फूड चेन में दिखेगा, ज़्यादातर फूड चेन में सिर्फ 3 ट्रॉफिक लेवल या फिर 3 लेवल्स में वो फूड चेन खत्म हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फूड चेन हमेशा थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को फॉलो करते हैं। कोई सी भी फूड चेन की अगर हम बात करें तो फूड चेन हमेशा थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को फॉलो करती है।
चाहे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की बात करें या फिर सेकंड लॉ की बात करें। अब थर्मोडायनेमिक्स का लॉ ये बोलता है कि एनर्जी जो होती है वो कभी भी क्रिएट नहीं की जाती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज की जा सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लांट्स ने जो सनलाइट एनर्जी को कैप्चर किया था, भाई प्लांट्स ने जो सनलाइट एनर्जी को कैप्चर किया था वो सनलाइट एनर्जी वो कहाँ पे ट्रांसफर कर दी, उसने प्राइमरी कंज्यूमर को ट्रांसफर कर दी, वहां से उसने सेकेंडरी कंज्यूमर और वहां से उसने टर्शरी कंज्यूमर को वो एनर्जी ट्रांसफर कर दी। मतलब कि एनर्जी ना तो यहाँ पे कहीं से क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है, एक जगह से दूसरे लेवल में एनर्जी लगातार ट्रांसफर हो रही है। इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, एनर्जी का ट्रांसफर कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होता। जब भी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर होती है तो कुछ एनर्जी का वेस्टेज होता है, हीट की फॉर्म में या फिर लॉस की फॉर्म में कुछ परसेंटेज ऑफ एनर्जी हमेशा लॉस होती है। तो इसका मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने पर जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो वो 100% एफिशिएंसी या पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है, कुछ लॉस के साथ में ट्रांसफर होती है। इसी को बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ में जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका भी यूज किया जाता है, दोनों लॉज को वो फॉलो करता है। इन्हीं थर्मोडायनेमिक लॉज को यूज करके एक लॉ दिया गया है फूड चेन के बारे में, इकोलॉजिकल फूड चेन के बारे में, जिसका नाम है 10% एनर्जी लॉ। ये जो 10% एनर्जी लॉ है ये कितनी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में फूड चेन के दौरान ट्रांसफर हो सकती है मैक्सिमम, उसको लिमिट करता है। भाई सारी की सारी एनर्जी तो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगी नहीं, वो तो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के अगेंस्ट हो जाएगा। तो कितनी मैक्सिमम जा सकती है वो बताया था 10% लॉ के अकॉर्डिंग। तो पहले हम 10% लॉ के बारे में बात करते हैं। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब भी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर होती है तो सिर्फ 10% एनर्जी जो पिछले लेवल में थी वो हाईएस्ट उसके ऊपर वाले लेवल में जा पाती है। 90% जो एनर्जी है वो या तो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है या फिर उस ऑर्गेनिज्म के डेली एक्टिविटीज में वो खुद ही यूज कर लेता है। तो जो 90% है वो तो रिमूव हो जाती है, सिर्फ 10% एक लेवल से ऊपर वाले लेवल तक पहुंच सकती है। इसका मतलब मान लो हमारे पास में एक फूड चेन है, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इसके ऊपर में, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इसके ऊपर में, थर्ड ट्रॉफिक लेवल और इसके ऊपर में फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। यहां पर इस फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में अगर एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है किलो जूल्स, 10,000 किलो जूल्स एनर्जी यहां पर अवेलेबल है, तो नेक्स्ट लेवल पे जाते टाइम कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, कुछ एनर्जी किस फॉर्म में लॉस हो जाएगी, हीट की फॉर्म में। कितनी परसेंट एनर्जी पहुंचने वाली है फाइनली सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में, वो है 10%। 10,000 का 10% होता है 1,000 किलो जूल। तो जो एनर्जी यहां पे पहुंचने वाली है वो सिर्फ 10% पहुंचने वाली है। 10% 10,000 का 1,000 होता है। फिर से जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो यहाँ पे कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। जब हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो गई तो बचेगी कितनी, 10%। इसका 10% हो जाएगा 100 किलो जूल एनर्जी। अगेन जब यहाँ से एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस होगी तो जो एनर्जी यहाँ पर बचने वाली है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में, दैट इज 10 किलो जूल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार इसका 10% इसके हायर, इसके नेक्स्ट लेवल पे जाता है, सेकंड लेवल पे जाता है। इसका 10% इसके हायर लेवल पे थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे जाता है। थर्ड का ट्रॉफिक लेवल पे से फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे जाते टाइम भी सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है। बाकी जो बची हुई एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में या तो लॉस हो जाती है या तो पिछला वाला जो लेवल था, जो ये वाला लेवल था, ट्रांसफर होने से पहले जो इसके पास में एनर्जी पड़ी हुई थी वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज में उस एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है। तो इसी को बोलते हैं 10% लॉ। अब 10% लॉ के बारे में कुछ हमें इक्वेशंस पता होनी चाहिए। 10% लॉ के बारे में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमें सॉल्व करते आने चाहिए। उसमें सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी इकोसिस्टम, चाहे हम धरती पे कोई सा भी इकोसिस्टम देख लें, उसका अल्टीमेट एनर्जी उसको कहां से मिल रहा है, सनलाइट से। क्योंकि प्रोड्यूसर सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करवाने के बाद में ऑर्गेनिक मैटर एनर्जी को ट्रैप करता है
और वही एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पे मूव कर रही होती है। इसका मतलब किसी भी इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम का जो अल्टीमेट एनर्जी सोर्स है, अल्टीमेट एनर्जी सोर्स फॉर एनी इकोसिस्टम ऑन अर्थ, एनी इकोसिस्टम ऑन अर्थ इज इक्वल टू सन। जो सनलाइट है, सन रेज है, वही फाइनल एनर्जी सोर्स है किसी भी तरह की इकोसिस्टम को चलाने के लिए जो अर्थ पे ऑपरेट कर रही है। इसका एक बेसिक एक्सेप्शन केमी ऑस्मोसिस या फिर केमी सिंथेटिक बैक्टीरिया निकल करके आता है। अगर हम ऐसी जगह पर बात करें जहां पर सनलाइट पहुंचती ही नहीं है, सन की एनर्जी जहां पर पहुंचेगी नहीं, जैसे कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जो बहुत नीचे टाइम पे समुद्र के सतह के बिल्कुल नीचे गहराई में इकोसिस्टम ऑपरेट कर रहे होते हैं, वहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती। तो वहां पे इकोसिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी कहां से मिलती है? तो वहां पे इकोसिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी जो होती है वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके, केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी को इस्तेमाल करके फूड में कन्वर्ट करते हैं। जब हमने केमी सिंथेसिस, केमी सिंथेटिक सिस पढ़ा था, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस में फर्क बताया था। फोटोसिंथेसिस सनलाइट की एनर्जी को यूज करके फूड बनाता है, वैसे ही केमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक होते हैं, जहां पर वो केमिकल रिएक्शन को यूज करके फूड का सिंथेसिस करते हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जिसमें हमारे पास केमी सिंथेटिक बैक्टीरिया, केमी सिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कि समुद्र की गहराइयों में मिलते हैं जहां पे सनलाइट नहीं पहुंचेगी, तो ऐसे इकोसिस्टम में केमिकल रिएक्शन यूज होती है, सनलाइट एनर्जी यूज नहीं हो रही होती है। लेकिन फिर भी अगर हम ज्यादातर इकोसिस्टम की बात करें तो वो तो सनलाइट एनर्जी पर ही चल रहे हैं। तो सनलाइट एनर्जी में से भी कितना परसेंटेज प्लांट एक्चुअल में यूज कर सकता है? भाई सनलाइट तो एक पूरा स्पेक्ट्रम है, एक मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ है, मिक्सचर ऑफ लाइट है। सारी लाइट को जो सनलाइट से आती है प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जो फुल सनलाइट होती है, जो फुल सनलाइट अर्थ पे पड़ती है, उसका सिर्फ 50% ही फोटोसिंथेसिस के लिए यूजफुल होता है। बाकी बचा हुआ 50 प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज ले ही नहीं सकते। तो जो ये बचा हुआ 50 है जिसको प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो फुल सनलाइट का सिर्फ 50% फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन में काउंट होता है, बाकी बचा हुआ फोटोसिंथेसिस नहीं करवा सकते। इस 50% का भी प्लांट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं वो मैक्स टू मैक्स 2 से लेके 10% तक ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स जितना जो PAR है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, सारा तो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा नहीं, उसका भी सिर्फ 2 से 10% एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जब हम फाइनल यहां पे निकालते हैं तो ऑलमोस्ट फुल सनलाइट का जो 100% सनलाइट थी उसका 50% और उसका भी 2%, यानी फुल सनलाइट का कितना हो गया? 1%। फुल सनलाइट का सिर्फ 1% कोई भी प्लांट एब्जॉर्ब करता है और उसी को यूज करके इकोसिस्टम ऑपरेट कर रहा होता है। हमने ये मिनिमम नंबर यूज किया है 2%। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये 1% वैल्यू लेकर के ही सॉल्व करा जाता है ना। तो जब भी हम न्यूमेरिकल में सनलाइट की एनर्जी आपको दे दी जाती है और उससे बताया जाता है कि प्लांट के अंदर में वो सनलाइट कितना बायोमास या कितना एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या फिर प्लांट से जब हम ऊपर जाएंगे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, तो फूड चेन में एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी, वो इसी अजम्पशन पर बेस्ड होती है। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि एक इकोसिस्टम पर सनलाइट पड़ती है, एक इकोसिस्टम है जिसके ऊपर में सनलाइट पड़ती है और सनलाइट की जो एनर्जी उस वहां पर अवेलेबल है दैट इज इतने किलो कैलोरीज, 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 लाख किलो कैलोरीज एनर्जी उस इकोसिस्टम पे प्लांट्स के ऊपर में अवेलेबल है एज सनलाइट। अब आपसे पूछा गया है देन व्हाट इज एनर्जी अवेलेबल at 4th trophic level of this ecosystem food chain।
इस इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर फूड चेन चल रही है, उस फूड चेन के फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी वहां पर प्रेजेंट होगी ये हमें बताना है। अगर सनलाइट एनर्जी जो अवेलेबल है वहां पर वो 1 लाख किलो कैलोरीज प्रेजेंट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ईजी आपको अपना दिमाग लगाना है। यहां पे प्लांट्स हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दीज आर प्लांट्स, यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को फीड करता है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, उसको फीड करता है थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और फिर आएगा हमारे पास में फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, सनलाइट एनर्जी जो अवेलेबल थी दैट वाज 1 लाख किलो कैलोरीज। पर क्या सनलाइट एनर्जी पूरी की पूरी प्लांट यूज करता है? नहीं, जो सनलाइट अवेलेबल है उसका सिर्फ 1% प्लांट यूज करता है। 1% का मतलब है इसमें से 2 जीरो हटा दो, तो जब हम 1 लाख में से 2 जीरो हटा देंगे तो बचेंगे सिर्फ 3 जीरो। तो प्लांट्स के पास में जो एनर्जी आई वो 1000 किलो कैलोरीज। एक बार जब आपने सनलाइट एनर्जी से प्लांट के अंदर में कन्वर्ट होने वाली एनर्जी को काउंट कर लिया, उसका 1% निकाल लिया, फिर आपको बस 10% करना है। अगर यहाँ पे 1000 है तो इस 1000 का 10%, एक जीरो हटा दीजिए, 100 किलो कैलोरीज। यहाँ से थर्ड ट्रॉफिक लेवल में 10 किलो कैलोरीज, और यहाँ से आगे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में 1 किलो कैलोरीज। तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल आते आते जो एनर्जी बचेगी, जो एनर्जी यहाँ पर बचने वाली है वो कितनी बची? 1 किलो कैलोरीज, जो कि हमारे पास सनलाइट की फॉर्म में 1 लाख किलो कैलोरीज थी, वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल तक आते आते 1 किलो कैलोरीज बच गई। यही रीजन है कि जो इकोसिस्टम होते हैं वो हायर लेवल पर एनर्जी इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन मैक्स टू मैक्स 3 लेवल या 4 लेवल तक जाती है। उसके ऊपर जब हम एनर्जी को लेकर के जाएंगे, मान लो यहाँ पे 5th ट्रॉफिक लेवल होता, तो इस 5th ट्रॉफिक लेवल पर इसका भी 10% यानी 0.1 किलो कैलोरीज मिलती है हमको। तो इतनी बड़ी सनलाइट होने के बाद में भी जो एनर्जी फाइनली 4th या 5th ट्रॉफिक लेवल में जाएगी वो बहुत कम हो जाती है। इसीलिए फूड चेन जो इकोसिस्टम में ऑपरेट कर रहे होते हैं वो मैक्स टू मैक्स 3 या फिर 4 लेवल्स के 4 ट्रॉफिक लेवल तक ही एग्जिस्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन इसका समझते हैं, इससे हमें और क्लैरिटी आएगी। मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी इकोसिस्टम के 4th ट्रॉफिक लेवल पे, कोई एक इकोसिस्टम है और उसके 4th ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी अवेलेबल है दैट इज 1000 किलो जूल। अब की बार यहाँ पे एनर्जी इन्होंने किसने में दी है? किलो जूल की फॉर्म में। 4th ट्रॉफिक लेवल उस इकोसिस्टम के, उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में 1000 किलो जूल ऑफ एनर्जी 4th ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट है। यहां पे बताना है कि एनर्जी एट हर्बीवोर लेवल, अगर हम सेम इकोसिस्टम की बात करें तो इस इकोसिस्टम में हर्बीवोर लेवल पर, हर्बीवोर यानी कि सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर का ट्रॉफिक लेवल अगर देखा जाए तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल होता है। कौन सा ट्रॉफिक लेवल होता है? सेकंड ट्रॉफिक लेवल। वापस से हम चलते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, जहां पे हर एक हायर एनर्जी में सिर्फ 10% पहुंचता है। यहाँ पे इसका 10%, यहाँ पे इसका 10% और यहाँ पे भी इसका 10%। हमें डायरेक्टली 4th लेवल पर जो एनर्जी दी गई है वो 1000 किलो जूल एनर्जी दी हुई है। हमें डायरेक्टली एनर्जी कहाँ की दी हुई है? फर्स्ट की नहीं दी हुई है, सेकंड की नहीं दी हुई है, थर्ड की नहीं दी हुई है। डायरेक्टली 4th लेवल पर, 4th ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी दी हुई है वो 1000 किलो जूल प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे 1000 है और नीचे से सिर्फ 10% एनर्जी ही यहाँ पे ट्रांसफर हुई थी, मतलब नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर आते टाइम हम 10 से डिवाइड कर रहे थे, तो नीचे जाते टाइम हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10,000 किलो जूल। एक और लेवल नीचे आने पर जो सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, जिसके अंदर में हर्बीवोर्स आते हैं, हर्बीवोर्स आते हैं, तो यहां पे एनर्जी हो जाएगी 1 लाख किलो जूल। तो एनर्जी यहां पे क्या हो जाएगी? 1 लाख किलो जूल एनर्जी हर्बीवोर लेवल पर या फिर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर प्रेजेंट रहेगी। ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है जो पहले के टाइम पर या फिर स्टार्टिंग में ओरिजिनली फूड चेन के ऊपर में न्यूमेरिकल फॉर्म में आते थे। लेकिन आज अगर हम देखें तो 2023 नीट के अंदर में या 2024 नीट के अंदर में फूड चेन के ऊपर में एक और कॉन्सेप्ट को उन्होंने ऐड किया है जिसका नाम है
ग्रॉस प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी। आजकल उन्होंने फूड चेन के साथ में जो हमारा कल हमने टॉपिक पढ़ा था प्रोडक्टिविटी वाला चैप्टर, जिसमें हमने ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी को अलग अलग करके डिफाइन किया था, उसको उन्होंने वहां पर यूज किया है और उसको यूज करके फूड चेन को और कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम एक बार इन तीनों को रिलेट कर देते हैं। नेट प्रोडक्टिविटी, भाई नेट प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं, एंड 10% लॉ। आजकल के क्वेश्चन जो इकोसिस्टम पे फूड चेन पे आ रहे हैं वो इन तीनों को रिलेट करके आते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है 2023 या फिर 24, आप एक बार नीट एक क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन पहली बार उन्होंने पुट किया था। वापस से समझते हैं कि ये होता क्या है, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, उससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि भाई हम लोग ये क्यों समझा रहे हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे ये नॉर्मल फूड चेन के न्यूमेरिकल्स से अलग है और इसको टैकल करने के लिए क्या कंसेप्ट आपका इस्तेमाल होता है। इसके लिए आपको देखना है कि मान लो हमारे पास में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है प्लांट्स, ये हमारे पास में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। इसने सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब की, सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में जो स्टार्टिंग में प्रोडक्टिविटी आती है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। भाई स्टार्टिंग में जो प्रोडक्शन, जो बायोमास, जो एनर्जी यहां पर बनती है वो कितनी बनती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन हमने पहले भी बताया था कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूरी की पूरी प्लांट बॉडी में बायोमास की फॉर्म में नहीं दिखाई देती है। इसमें से बहुत सारी एनर्जी वो अपने रेस्पिरेशन, अपने डेली एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल कर लेता है और कुछ पोर्शन बचता है जिससे वो अपना बायोमास एक्चुअल में बनाता है। तो जब हम इस जीपीपी में से रेस्पिरेटरी लॉस आर को माइनस करते हैं तो हमारे पास में मिलता है एनपीपी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी लॉस, अपने एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो बायोमास उसने खर्चा यूज कर लिया, उसको माइनस करने पे हमारे पास आता है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इसी को कौन फीड करने वाला है, इसी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को फीड करने वाला है नेक्स्ट लेवल, यानी कि हर्बीवोर लेवल या फिर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। जो हर्बीवोर्स होते हैं, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल होते हैं, वो किसको फीड करते हैं एक्चुअल में, प्लांट्स के नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कोई फीड नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ इनिशियल लेवल था। जब इसको ये फीड करता है तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का जो जीएसपी हो जाता है, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जो उसका जीएसपी हो जाएगा वो किसके बराबर है, पिछले वाले लेवल के नेट प्रोडक्टिविटी के। तो प्लांट्स का जो नेट प्रोडक्टिविटी था वही हर्बीवोर्स का ग्रॉस प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी टर्म हम यूज करते हैं क्योंकि वो प्लांट्स के लिए हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यूज करते हैं और बाकी जितने भी कंज्यूमर होते हैं उनके लिए हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यूज कर रहे हैं। तो इसलिए ये हो गया जीएसपी। जीएसपी में से जब हमने रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर दिया तो बन गया एनएसपी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इस सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल को फीड करेगा थर्ड ट्रॉफिक लेवल। अब ये जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है ये एक्चुअल में किस मैटर को फीड करेगा, जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी था वो इसका ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। जो पिछले वाले लेवल का नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है वो उसके ऊपर वाले लेवल का ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है। ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को माइनस करेंगे आर से तो ये बन जाएगा नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब यहां पे ये तो आपने बोला कि सर ये तो कल भी पढ़ाया था, जब हमने प्रोडक्टिविटी पढ़ाया था, नेट प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, तो ये चीजें हमने वहां पे भी बताई थी। तो 10% लॉस इनको कैसे ऐड करना है। देखो एक चीज याद रखना कि जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना वो सिर्फ 10% होने वाली है और ट्रांसफर कौन सी होती है, एनपीपी। भाई जीपीपी तो स्टार्टिंग में बनती है लेकिन ट्रांसफर कौन सी हो रही है, डायरेक्टली एनपीपी। इसका मतलब ये जो आर वैल्यू है ये एक्चुअल में 90% वैल्यू है। टोटल ग्रॉस प्रोडक्टिविटी का 90% वैल्यू इस आर की फॉर्म में हमें रखना है। तो बचा हुआ 10% किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, एनपीपी की फॉर्म में, क्योंकि यही तो ट्रांसफर होगा और हमने बोला है ट्रांसफर होने वाला अमाउंट 10% से ज्यादा नहीं हो सकता, 10% मैक्स है। अच्छा, जब ये
फिर से यहाँ पे मान लीजिए इसका ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, ये इसका 90% है, तो बचा हुआ क्या हो गया 10%। 10% किसका, इस जीएसपी का 10%। ये 10% किसका है, इस वाले जीएसपी का 10%। वापस से इसका एनएसपी इसका जीएसपी में कन्वर्ट हो गया, 90% माइनस हो गया, बचा कितना 10%। तो इसका 10% जो बचेगा वो हो जाएगा नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी फॉर थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो इस तरह से एक ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी आगे वाले ट्रॉफिक लेवल्स में जीपीपी और एनपीपी, जीएसपी और एनएसपी की फॉर्म में मूव करेगी। इसको भी समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारे पास में जो सनलाइट एनर्जी अवेलेबल है एट इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम पर जो सनलाइट एनर्जी अवेलेबल है वो सनलाइट एनर्जी अवेलेबल है 10,000 किलो जूल, या एक और ले लो 1,00,000 किलो जूल। जो सनलाइट एनर्जी अवेलेबल है वो क्या है 1,00,000 किलो जूल। तो ऐसे केस में थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर जो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, या फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर डायरेक्ट वो पूछ सकता है नेट प्रोडक्टिविटी। हमें याद होना चाहिए कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल मतलब नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की ही बात कर रहा है, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सिर्फ प्लांट्स के लिए डिफाइंड है। तो उसका नेट प्रोडक्टिविटी थर्ड लेवल पर कितना होगा, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर कितना होगा वो समझना है। फिर से हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल। जो एनर्जी यहां पर सनलाइट की आ रही है दैट इज 1,00,000 किलो जूल, 1,00,000 किलो जूल। पर इस 1,00,000 किलो जूल में जो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, जो इसका जीपीपी होगा, जो इसका एक्चुअल प्लांट एब्जॉर्ब करने वाला है टोटल, दैट इज 1%। इसका 1% हो जाएगा 1,000 किलो जूल, 1,000 किलो जूल। पर क्या ये 1,000 किलो जूल इस सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में मूव करने वाला है? नहीं, सिर्फ इसका 10%। या फिर अगर हम इसको एनपीपी में डिवाइड कर दें तो जीपीपी में से आर माइनस करेंगे और हमें मिलेगा एनपीपी। ये जो एनपीपी होता है ये इसका 10% होता है, क्योंकि आर तो 90% तो लॉस हो जाता है, चाहे वो प्लांट खुद यूज कर ले या फिर रेस्पिरेशन के दौरान हीट की फॉर्म में लॉस हो जाए, वो भी हो सकता है। तो जो 10% ही एनपीपी बचने वाला है दैट इज 100 किलो जूल। इसी 100 किलो जूल को सेकेंड ट्रॉफिक लेवल फीड करता है और इसका जीएसपी हो जाता है 100 किलो जूल, 100 किलो जूल। इस 100 किलो जूल में से आर को माइनस करेंगे, इसका 10% हो जाएगा 10 किलो जूल। ये जो 10 किलो जूल है ये इसका नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। जो इसका नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल का जीएसपी हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास में 10 किलो जूल है उसमें से हम आर को माइनस करेंगे तो इसका नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी 1 किलो जूल हो जाएगा। इसका नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कितना हो गया 1 किलो जूल। तो यहां पे आप पूछा क्या था हमसे कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी। तो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है 1 किलो जूल। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1 किलो जूल। तो इस तरह से भी आपको कई बार सॉल्व करने के लिए आ सकता है। और नीट 2023 के अंदर में इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, पहली बार पूछा गया था और बच्चे वहां पे कंफ्यूज हुए थे। ग्रेजिंग फूड चेन के बाद में अब नेक्स्ट टाइप के फूड चेन पर हमें चलना है। भाई ग्रेजिंग फूड चेन के अलावा भी 2 फूड चेन हमने पढ़ाई थी, डेट्राइटस फूड चेन एंड पैरासिटिक फूड चेन, जिसमें से डेट्राइटस फूड चेन एनसीईआरटी में भी दी हुई है और काफी इंपॉर्टेंट फूड चेन है नेचर के अंदर में। तो क्या होती है डेट्राइटस फूड चेन, इसके अंदर में किस तरह के ट्रॉफिक लेवल्स बनते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो समझना है। डेट्राइटस फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। जैसे हमारे पास में ग्रेजिंग फूड चेन किससे स्टार्ट हो रही थी, प्रोड्यूसर से, जो प्लांट्स थे या फिर जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे, जब वो उनसे फूड चेन स्टार्ट होती है तो ऐसी फूड चेन को बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। वहीं पर अगर फूड चेन स्टार्ट विद डेट्राइटस, डेट्राइटस का मतलब होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो किसी एक एरिया में डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उससे अगर स्टार्ट होगा तो उसको बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन।
और ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है इसी को हम बोलते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इसी को बोला जाता है डेट्राइटस। अब इस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे कौन वर्क करने वाला है? भाई डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिकम्पोजर वर्क करते हैं। तो डेट्राइटस फूड चेन के जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो होते हैं डिकम्पोजर, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो डेट्राइटस फूड चेन के जो कोर मेंबर्स हैं दे आर सेप्रोट्रोफ्स, सेप्रोट्रोफ्स या फिर डिकम्पोजर्स। सेप्रोट्रोफ्स में किसको काउंट करते हैं हम? बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं डेट्राइटस फूड चेन के। इनका काम होता है एंजाइमेटिकली ब्रेक डाउन करना। अपने अंदर में जो इनके बॉडी में एंजाइम प्रेजेंट है, उन एंजाइम की मदद से ये ब्रेक डाउन करते हैं डेट्राइटस का, ब्रेक डाउन द डेट्राइटस, और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं डेट्राइटस फूड चेन का, एक सिंपल सा एग्जांपल। मान लो यहाँ पे एक पत्ता है जो यहाँ पे किसी प्लांट से गिरकर नीचे डिकम्पोज हो रहा है। ये एक पत्ता है जो प्लांट बॉडी से नीचे गिर चुका है और ये क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है, फॉलन लीफ। जब ये डिकम्पोज हो रहा है तो लगातार इसके ऊपर में कौन वर्क करेगा? बैक्टीरिया प्लस फंजाई। बैक्टीरिया भी वर्क कर रहा होगा इसके ऊपर में और साथ में फंजाई इसके ऊपर में वर्क कर रहा होगा ताकि इसको सिंपल फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे जैसे इसके ऊपर में बैक्टीरिया फंजाई एक्ट कर ही रहे थे कि इनके अलावा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जिनका नाम है डेट्रिटिवोर्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इस पत्ते को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करेंगे उनको बोलते हैं डेट्रिटिवोर्स। तो हमारे पास में दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो इस फूड चेन के अंदर में इन्वॉल्व होते हैं, दे आर डेट्रिटिवोर्स। डेट्रिटिवोर का मतलब है जैसे हमारे पास अर्थवॉर्म है, वो इसको ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकता है। वुड लाउस एटसेट्रा, ये सब क्या करते हैं? अर्थवॉर्म हो गया, वुड लाउस हो गया या दीमक हो गया, ये डिकम्पोजिंग मैटर को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। ये जो डेट्रिटिवोर्स होते हैं ये भी डेट्राइटस फूड चेन के सेकंड मेंबर है। इन डेट्रिटिवोर्स अर्थवॉर्म, वुड लाउस को कौन फीड करता है? बर्ड्स। तो ये कंप्लीट फूड चेन जहां पे बैक्टीरिया, फंजाई, डेट्रिटिवोर्स और बर्ड यहां पे इन्वॉल्व है, ये किससे स्टार्ट हो रही है? इस गिरे हुए पत्ते से जो डिकम्पोज हो रहा है। क्योंकि इसका स्टार्टिंग किसी पेड़ से या फिर प्लांट से ना होकर के डिकम्पोजिंग मैटर से हो रहा है, तो ये डेट्राइटस फूड चेन है और इस फूड चेन के अंदर में बैक्टीरिया और फंजाई सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब डेट्राइटस फूड चेन के बाद में एक डिफरेंस आता है ग्रेजिंग फूड चेन से। जैसे हमने जब ग्रेजिंग फूड चेन पढ़ा था तो वहां पे ट्रोफिक लेवल्स वेल डिफाइंड थे। भाई ग्रास जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे वो फर्स्ट ट्रोफिक लेवल में आ रहे थे, उनको प्रोड्यूसर बोल रहे थे। जो प्लांट्स को फीड कर रहे थे उनको हमने हर्बीवोर्स बोला था, सेकेंड ट्रोफिक लेवल, फर्स्ट लेवल कंज्यूमर। जो हर्बीवोर को खाते हैं वो कार्निवोर हो जाते हैं। तो ग्रेजिंग फूड चेन में जो ट्रोफिक लेवल्स थे वो वेल डिफाइंड होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें डेट्राइटस फूड चेन में, तो डेट्राइटस फूड चेन के अंदर में जो ट्रोफिक लेवल्स होते हैं वो उतने वेल डिफाइंड नहीं होते। क्योंकि कोई भी मेंबर अगर डेड मरेगा, मान लो यहाँ पे अगर इस बर्ड की डेथ हो जाती है या इस अर्थवॉर्म की डेथ हो जाती है, तो यहां से एक नई डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट हो जाएगी। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी डेथ होती है या जिसका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है उसकी बॉडी से, तो वहां से एक नई डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट हो सकती है। इसकी वजह से यहां पे वेल डिफाइंड ट्रोफिक लेवल्स प्रेजेंट नहीं होते, डेट्राइटस फूड चेन कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। इसीलिए डेट्राइटस फूड चेन के अंदर में जो लिमिट होती है, जैसे हमने ग्रेजिंग फूड चेन में आपको लिमिट बताया था कि ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर में मैक्स टू मैक्स कितने ट्रोफिक लेवल्स हो सकते हैं? 3 से लेके 4 ट्रोफिक लेवल मैक्स हो सकते हैं। लेकिन ये जो लिमिटेशन है ये डेट्राइटस फूड चेन में नहीं होती, क्योंकि डेट्राइटस फूड चेन के ट्रोफिक लेवल्स वेल डिफाइंड नहीं है। अब इसमें बात करेंगे कि डेट्राइटस फूड चेन क्या सिर्फ टेरेस्ट्रियल एरिया में चलती है या फिर एक्वेटिक एरियाज में भी चलती है। जैसे हमारे पास में टेरेस्ट्रियल हैबिटाट है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है, और दूसरे टाइप के इकोसिस्टम होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी बेस्ड इकोसिस्टम।
तो ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन दोनों के अंदर में ऑपरेट करते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में भी ग्रेजिंग फूड चेन चलती है, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में डेट्राइटस फूड चेन भी चलती है। एक्वेटिक हैबिटाट में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी दोनों चलते हैं, डेट्राइटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन। पर जो एनर्जी का फ्लो दिखाई पड़ता है वो ज्यादा दिखाई पड़ता है अगर हम लैंड बेस्ड इकोसिस्टम की बात करें तो इनके अंदर में ज्यादा एनर्जी ग्रेजिंग फूड, डेट्राइटस फूड चेन के थ्रू मूव करती है। और अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पे ज्यादा एनर्जी किसके थ्रू मूव करती है, ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू मूव करती है। तो अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास में अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है, और दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो ज्यादा एनर्जी का फ्लो है, मोर एनर्जी फ्लो अकर्स इन डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन में ज्यादा एनर्जी फ्लो करती है एज कंपेयर टू ग्रेजिंग फूड चेन। इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, यहां पर ज्यादा एनर्जी किसमें फ्लो करती है, ग्रेजिंग फूड चेन में ज्यादा एनर्जी फ्लो करती है। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में डेट्राइटस फूड चेन डोमिनेटिंग सोर्स है या डोमिनेटिंग कैरियर है एनर्जी का, जबकि एक्वेटिक में इसका रिवर्स होता है। तो इसके लिए एक बात समझना कि जो हमारे टेरेस्ट्रियल एरियाज हैं वहां पे हमारे प्रोड्यूसर क्या होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज, बड़े बड़े क्या होते हैं, ट्रीज। अब इन ट्रीज को कौन फीड करता है, हर्बीवोर्स। मान लो हमारे पास में यहाँ पे है गोट या फिर बर्ड, ये हर्बीवोर्स है। इस हर्बीवोर को फीड करता है लायन जो कि कार्निवोर है खुद। अगर यहाँ पे ट्री जो है वो प्रोड्यूसर है तो ट्री के अंदर में खाने वाला पोर्शन कितना होता है, जो गोट खा सकती है वो पोर्शन ट्री के अंदर में कितना होता है एक्चुअल में, भाई वो तो बहुत कम पोर्शन होता है। खाली जो पत्ते होते हैं या फिर जो फ्रूट होता है, सीड होता है, उन्हीं को खाया जाता है। बाकी जो उसका 99% वेट होता है या फिर 90% वेट होता है वो किसमें छुपा होता है, लकड़ी के अंदर में, वुड के अंदर में। अब क्या कोई हर्बीवोर वुड को डायरेक्टली फीड कर सकता है, नहीं। वुड को तो तोड़ने का काम टर्माइट करता है, डेट्रीवोर करते हैं। इसका मतलब जो गोट है उसने पत्ते तो खा लिए, पर जो बहुत बड़ा बायोमास लकड़ी की फॉर्म में प्रेजेंट है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा डेट्राइटस। जो बहुत बड़ा बायोमास है वो क्या बन गया, डेट्राइटस। इस डेट्राइटस के ऊपर में एक्ट करेगा टर्माइट। टर्माइट आपको पता होगा सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर सकता है, प्लांट्स को डाइजेस्ट कर सकता है। टर्माइट एक तरह का डेट्रीवोर है, मतलब ये प्लांट के मैटर को, सेल्यूलोज को तोड़ तोड़ के छोटा कर देगा। टर्माइट के अलावा यहाँ पे बैक्टीरिया एक्ट करेगा प्लस फंजाई, जो कि दोनों डीकंपोजर की तरह वर्क करते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये टर्माइट, बैक्टीरिया और फंजाई किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, डेड एंड डिकम्पोज्ड मैटर के ऊपर। इसका मतलब ज्यादा बायोमास किस में मूव कर रहा है, डेट्राइटस फूड चेन में, जबकि ग्रेजिंग फूड चेन में सिर्फ लिविंग कंपोनेंट, जो पत्ते हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर हैं, वही हर्बीवोर्स फीड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। भाई प्रोड्यूसर यहाँ पे कौन होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। या फिर हम बात करें एल्गी की, कई बार एल्गी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का काम करते हैं। चाहे फाइटोप्लैंक्टॉन्स की बात करें चाहे एल्गी की बात करें, दोनों की बॉडी के अंदर सेल्यूलोज का कंपोनेंट या फिर नॉन डाइजेस्टेबल मैटर का कंपोनेंट बहुत कम होता है। उनकी पूरी की पूरी बॉडी फीडेबल होती है या फिर डाइजेस्टेबल होती है। जो हर्बीवोर इनको खाते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स या फिर एल्गी को कौन खाता है, जूप्लैंक्टॉन्स, इनको खाते हैं जूप्लैंक्टन्स। या फिर एल्गी की बात करें तो छोटी छोटी जो फिश होती हैं वो एल्गी को खाती हैं। जब जूप्लैंक्टन या फिश एल्गी या फिर फाइटोप्लैंक्टॉन्स को फीड करते हैं ना, तो वो एंटायर फीड करते हैं, पूरा का पूरा फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन खा लेता है। तो जब पूरा का पूरा फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन ने खा लिया तो डेट्राइटस फूड चेन में जाने के लिए या फिर डेट्राइटस बनाने के लिए बहुत ही कम कंपोनेंट बचता है। तो डेट्रिटस तो बहुत ही कम बना, डेट्राइटस फूड चेन के लिए जो बायोमास है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है, वो तो बहुत ही कम बचा। जबकि ये जो जूप्लैंक्टॉन्स है इसको कौन खाएगा, बड़ी फिशेस। इसको कौन खाएगा, जो बिगर फिश होती हैं वो इसको फीड कर लेंगे। तो ग्रेजिंग फूड चेन यहां पर ज्यादा एनर्जी को फ्लो कराती है, जबकि डेट्राइटस फूड चेन में कुछ बचता ही नहीं है,
कम एनर्जी फ्लो करती है। इसका रिवर्स हो जाता है हमारे टेरेस्ट्रियल एरियाज में, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एरियाज में बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जिनका बहुत बड़ा बायोमास नॉन डाइजेस्टेबल होता है, हर्बीवोर्स उनको फीड नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारे पास में ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन के बीच में बेसिक डिफरेंस। डेट्राइटस फूड चेन हम एक बार बहुत अच्छे से कवर करेंगे जब हम डीकॉम्पोजिशन टॉपिक को समझेंगे। जैसे हमारे पास में इकोसिस्टम का एक फंक्शन था प्रोडक्शन, जहां पे वो बायोमास बना रहा था, लेकिन सिर्फ बायोमास लगातार बनाना काम नहीं होता इकोसिस्टम का। एक और फंक्शन होता है डीकॉम्पोजिशन, जहां पे वेस्ट मटेरियल जो ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट है उसकी डेथ हो गई, कोई एनिमल है उसकी डेथ हो गई, तो उसको डिकम्पोज करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़ना भी इकोसिस्टम का काम है। तो जब हम डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे तो डिकम्पोजिशन के दौरान डेट्राइटस फूड चेन बहुत अच्छे से वहां पर हम दोबारा कवर करेंगे। डेट्राइटस फूड चेन के अलावा एक तीसरी टाइप की भी फूड चेन होती है जिसका नाम है पैरासिटिक फूड चेन। जो लास्ट और थर्ड टाइप की फूड चेन है दैट इज पैरासिटिक फूड चेन। अब ये जो पैरासिटिक फूड चेन है, यहां पर पैरासाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। पैरासाइट्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर फीड करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी होस्ट की बॉडी पर फीड करते हैं, वहां से खाना लेते हैं, वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो अगर पैरासाइट इन्वॉल्व है तो ऐसी फूड चेन को बुलाया जाता है पैरासिटिक फूड चेन। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक ट्री है, एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर में बर्ड फीड करती है, उस पेड़ के सीड को, पत्तों को बर्ड फीड करती है। इस बर्ड के ऊपर में पैरासाइट की फॉर्म में एक्ट करता है लाइस, ब्लड सकिंग लाइस। ये जो लाइस है ये बर्ड की बॉडी सरफेस पे एज अ पैरासाइट ग्रो करता है, उसका ब्लड सक करता है और सर्वाइव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैरासाइट और बर्ड क्या हो गई, इसका होस्ट। ये जो लाइस है इसके ऊपर भी कई बार हाइपर पैरासाइट ग्रो कर सकते हैं। इस लाइस के ऊपर में क्या ग्रो कर सकते हैं, हाइपर पैरासाइट। अब पैरासाइट तो आपने सुना होगा, ये हाइपर पैरासाइट क्या है? हाइपर पैरासाइट जो बैक्टीरिया और फंजाई किसी पैरासिटिक बॉडी पर ग्रो करें उसको बोलते हैं हाइपर पैरासाइट। तो यहां पे हम काउंट करते हैं बैक्टीरिया प्लस फंजाई को काउंट किया जाता है यहाँ पे, तो ये हमारे हाइपर पैरासाइट हो गए। तो ये पूरी जो फूड चेन बन रही है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स अगर हम देखें, इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म पैरासाइट की फॉर्म में जो अपने होस्ट से डायरेक्ट फूड एब्जॉर्ब करते हैं उसकी फॉर्म में ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसी फूड चेन को पैरासिटिक फूड चेन कह करके बुलाया जाता है। तो यहाँ पे अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ना है फूड वेब। अभी तक हम जो फूड चेन पढ़ रहे थे उसके अंदर में कुछ लिमिटेशंस हैं। फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट ना करके एक्चुअल में नेचर में एक फूड वेब एग्जिस्ट करता है। फूड चेन जो है वो सिर्फ समझाने के लिए एक सिंपल अरेंजमेंट है फीडिंग रिलेशनशिप को समझने के लिए, लेकिन नेचर में कभी भी कहीं आपको फूड चेन दिखाई नहीं पड़ेगा। अब फूड चेन क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा, इसका एक फूड चेन बना करके समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास में एक प्लांट है, इसको डियर खाती है और डियर को कौन खाता है, लायन खाता है। ये एक फूड चेन है। लेकिन इस फूड चेन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर प्लांट को ये डियर सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर प्लांट को खाती है, और ये लायन जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस डियर को खाता है। बट आपको मालूम है भाई लायन जो है वो डियर के साथ और भी प्रेस को हंट करता है, बहुत सारे डिफरेंट और एनिमल्स को फीड करेगा, हंट करेगा। इसी तरह से डियर भी सिर्फ एक प्लांट पे थोड़ी डिपेंड रहेगी, वो अलग अलग टाइप के प्लांट्स को फीड कर सकती है। इसका मतलब ये जो लीनियर रिलेशनशिप है ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, ये इनके पूरे फीडिंग रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं कर रहा है। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है फूड चेन के अंदर में वो है कि यहां पे ये माना जाता है कि ट्रोफिक लेवल एक ऑर्गेनिज्म का फिक्स होता है। अगर हम फूड चेन की बात करें तो फूड चेन क्या मानता है कि एक ऑर्गेनिज्म का हैव अ फिक्स्ड ट्रोफिक लेवल, एक ऑर्गेनिज्म का ट्रोफिक लेवल हमेशा फिक्स रहता है और एक सिंगल ट्रोफिक लेवल ही एक ऑर्गेनिज्म का हो सकता है। बट आज के टाइम पे हमें मालूम है कि एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ट्रोफिक लेवल्स को बिलोंग कर सकता है, जैसे कि जो ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं। भाई हमारे पास में एक हर्बीवोर्स होते हैं, एक कार्निवोर्स होते हैं और एक ओमनीवोर्स होते हैं। जो ओमनीवोर्स होते हैं वो प्लांट बेस्ड डाइट भी खा सकते हैं और एनिमल बेस्ड डाइट भी खा सकते हैं। अगर वो प्लांट्स को फीड कर रहे हैं तो उस टाइम पर उनका ट्रोफिक लेवल अलग होगा, और जब एनिमल्स को फीड करेंगे तो वहां पे उनका ट्रोफिक लेवल अलग होगा। तो इसका मतलब ओमनीवोर एनिमल्स के डिफरेंट ट्रोफिक लेवल्स पर एक और ओमनीवोर
ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है। अब ये तो कॉन्सेप्ट फूड चेन में नहीं माना जाता, वहां पे ये माना जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स्ड ट्रॉफिक लेवल होना चाहिए। तीसरी जो गलती आती है फूड चेन के अंदर में, वहां पे हमें ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन के बीच में रिलेशन को नहीं शो किया जाता। बहुत सारे ग्रेजिंग फूड चेन के जो मेंबर्स हैं, जो डेट्राइटस फूड चेन के मेंबर्स हैं, उनका रिलेशन, फीडिंग रिलेशन ग्रेजिंग फूड चेन के मेंबर्स के साथ में दिखाई पड़ता है। जैसे कि अगर हम बताएं, हमने डेट्राइटस फूड चेन बनाई थी, एक पत्ता था, इसके ऊपर बैक्टीरिया फंजाई एक्ट कर रहा था, उसके बाद डेट्रिटिवोर ऑर्गेनिज्म अर्थवॉर्म इसको फीड कर रहा था और अर्थवॉर्म को कोई बर्ड फीड कर रही थी। इस अर्थवॉर्म को अगर डेट्राइटस फूड चेन का, ग्रेजिंग फूड चेन का कोई मेंबर फीड कर ले, मान लो कोई ऐसी बर्ड है जो प्लांट को भी फीड करती है, भाई बर्ड जो है वो प्लांट को फीड करती है और इस बर्ड को कौन फीड करता है? ईगल। तो ये एक ग्रेजिंग फूड चेन हो गई है पूरी। और इस ग्रेजिंग फूड चेन का रिलेशन किसके साथ दिखाई पड़ रहा है? डेट्राइटस फूड चेन के एक मेंबर के साथ में। इसका मतलब डेट्राइटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन कुछ पॉइंट्स में आपस में लिंक्ड होती हैं। तो इस इंटर रिलेशनशिप को भी हम फूड चेन की मदद से शो नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट है फूड वेब का। फूड वेब के अंदर में हम जो डिफरेंट फूड चेन्स का आपस में इंटरकनेक्शन है वो भी शो करेंगे। और जो एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स पे बिलोंग करता है, एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग फूड सोर्स को यूज करता है, इस कॉन्सेप्ट को भी यूज किया जाता है। जैसे कि एक हम टिपिकल फूड वेब बनाते हैं, उससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ पर एक प्लांट स्पीसीज है, एक प्लांट है, इस प्लांट को फीड करती है बर्ड, पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बर्ड ही इस प्लांट को फीड करेगी। इस प्लांट को फीड करती है स्क्वेरल, इस प्लांट को फीड करता है कैटरपिलर, जो इंसेक्ट होता है कैटरपिलर इंसेक्ट का, वो भी फीड करता है। अब इस कैटरपिलर को फीड करता है फ्रॉग, इस बर्ड को फीड करती है ईगल और इस स्क्वेरल को फीड करती है फॉक्स। अच्छा, क्या इस स्क्वेरल को ये ईगल भी फीड कर सकती है? बिल्कुल। क्या इस फ्रॉग को ये ईगल फीड कर सकती है? बिल्कुल, क्योंकि वो टॉप प्रीडेटर है। अब आप यहां पर ध्यान से देखें, एक फूड चेन हमारे पास में ये एग्जिस्ट कर रही है, एक फूड चेन ये एग्जिस्ट कर रही है, एक फूड चेन ये एग्जिस्ट कर रही है, और आपस में तीनों इंटरकनेक्टेड है, अलग अलग पॉइंट्स पे ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इस तरह का जो कंप्लीट अरेंजमेंट निकल करके आता है, इसी को बोलते हैं फूड वेब। ये सिंपल टाइप का फूड वेब है और कॉम्प्लेक्स फूड वेब बनाए जा सकते हैं। तो नेचर में कभी भी फूड चेन नहीं मिलती है, नेचर में हमें एक्चुअल में क्या मिलेगा? फूड वेब, क्योंकि फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी जो नेचर में एग्जिस्ट करती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब फूड चेन और फूड वेब पढ़ने के बाद में हमें फूड चेन से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी समझनी है, जो इकोसिस्टम के रेस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम आगे इकोलॉजिकल पिरामिड समझने वाले हैं तो वहां पे इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सबसे पहले बात आती है ट्रॉफिक लेवल। हमने कई बार ट्रॉफिक लेवल के बारे में थोड़ी सी बात कर भी ली है, सिर्फ यहाँ पे एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना है। ट्रॉफिक लेवल एक फीडिंग रिलेशनशिप को दिखाता है, जो एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में या अपने आसपास वाले ऑर्गेनिज्म के साथ में उसका फीडिंग रिलेशनशिप कैसा है उसको शो करता है। तो इट इज अ फीडिंग रिलेशनशिप, फीडिंग रिलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म with its other organisms of ecosystem, other organism in that ecosystem। आज के टाइम पे हमको मालूम है कि ट्रॉफिक लेवल एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट नहीं करता, एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करता। ट्रॉफिक लेवल एक फंक्शनल लेवल है। ट्रॉफिक लेवल एक्चुअल में क्या है? एक फंक्शनल लेवल, जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म किस तरह की चीजों को फीड करता है उसको रखा जाता है। जरूरी नहीं है कि एक स्पीसीज या एक ऑर्गेनिज्म एक ही ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करे। अगर वो अलग अलग तरह की खाने को फीड करता है, जैसे ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म के साथ में, जो हर्बीवोर्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, कार्निवोर्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, तो जब वो प्लांट्स को खाता है तो उसका ट्रॉफिक लेवल अलग माना जाएगा, और जब वो एनिमल्स को खाता है तो उसका ट्रॉफिक लेवल उस टाइम पर अलग माना जाता है। मतलब ट्रॉफिक लेवल किसी स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म को नहीं रिप्रेजेंट करता, ये एक फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। फंक्शनल लेवल यानी फीडिंग लेवल को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म उस फीडिंग लेवल में फिट होगा तो उसको वो ट्रॉफिक लेवल प्रोवाइड किया जाता है। ट्रॉफिक लेवल के बाद में स्टैंडिंग क्रॉप, जो नेक्स्ट टर्म है, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप।
स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है एक एरिया या फिर इकोसिस्टम में जितना भी ऑर्गेनिक मास है, जितना भी बायोमास है, लिविंग मैटर है, उस सबको मिला करके हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। तो सम टोटल ऑफ ऑल बायोमास इन अ गिवन इकोसिस्टम, किसी भी गिवन इकोसिस्टम में टोटल बायोमास एट अ गिवन टाइम, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप के अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट में बस इतना ही फर्क है कि स्टैंडिंग स्टेट इनऑर्गेनिक मिनरल्स का या फिर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में प्रेजेंट है, उस एरिया में एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, उसके कलेक्शन को, उसके सम टोटल को स्टैंडिंग स्टेट बुलाया जाता है। तो यहां पे सेम चीज लिखी जाएगी, इट इज सम टोटल ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिएंट्स। जो इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एटसेट्रा, ये जितने भी मिनरल आयंस उस सॉइल में प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर टाइम पर उस इकोसिस्टम में, उनको मिला करके बोला जाता है स्टैंडिंग स्टेट। तो ये सारे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं एनर्जी फ्लो को लेकर के, जहां पे हमने फूड चेन और फूड वेब को खत्म किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिकम्पोजिशन, जो इकोसिस्टम का लास्ट फंक्शन है जो हमारे सिलेबस में, और उसके बाद में इकोलॉजिकल पिरामिड्स, उनको खत्म करने वाले हैं।